हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रिप्टिव वे में, और ये है जो टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। तो इसकी स्टडी आज हम करेंगे। और जो न्यू व्यूवर हैं और जिन्होंने पिछले वीडियो डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से, और लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो आज हमारी स्टडी विजयनगर साम्राज्य पे है, और इस साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंश आते हैं। एक तो संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तालु वंश और अरविंदु वंश होता है। तो इन 4 वंशों की स्टडी हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। थोड़ा से इसको समझ लेते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को, उसके बाद आगे इन वंशों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत में प्रथम शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। इस साम्राज्य की स्थापना अनेगुंडी दुर्ग के पास 1136 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरिहर और बुक्का पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि किसने स्थापित किया था। तो हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक कापिल्य आक्रमण के दौरान हरिहर तथा बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली लाया था एवं एक विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भेजा। वापस आने पर ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण तथा उनके भाई वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार सरायण ने इनका शुद्धिकरण किया तथा नवीन राजवंश की स्थापना के लिए प्रेरणा दी। हरिहर तथा बुक्का द्वारा स्थापित विजयनगर का प्रथम राजवंश संगम राजवंश था। तो संगम राजवंश था, और इसमें कौन कौन से शासक हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जानकारी मैं सबसे पहले आपको दूंगी। संगम राजवंश के अंतर्गत कौन कौन शासक आते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है उसमें क्रम लगाने का क्वेश्चन मोस्टली आता रहता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं संगम वंश की स्थापना 1336 से 1485 ईस्वी में हुई थी, और सर्वप्रथम जो शासक बने वो हरिहर प्रथम बने थे, जिनका शासन 1336 से 1356 ईस्वी तक रहा। फिर आते हैं बुक्का प्रथम, जो कि 1356 से 1377 ईस्वी तक रहे। हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी से 1404 तक रहे। विरूपाक्ष प्रथम 1404 से 1405 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इसके बाद आते हैं बुक्का द्वितीय 1405 से 1406 ईस्वी। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी। रामचंद्र 1422 से 1422, यानी उसी ईयर में ही हट गए थे। तो उसके बाद आता है देवराय द्वितीय 1422 से 1446। विजय 1446 में ही शासक बने। मल्लिका अर्जुन 1446 से 1465 ईस्वी में, और विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485। प्रौढ़देव सबसे लास्ट में, और अंतिम शासक प्रौढ़देव 1485 में। तो इस तरह से ये लिस्ट है कि किस क्रम में इन्होंने शासन किया। संगम वंश का है ये। तो इतिहास से रिलेटेड जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो इसमें इसका क्रम ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन किसके बाद बना है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं संगम वंश के बारे में। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित अनेगुंडी दुर्ग के समीप विद्यानगर अथवा विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। कृष्णा तथा तुंगभद्र नदी के बीच स्थित रायचूर दोआब पर बाहमनी सुल्तान बाहमन शाह ने अधिकार कर लिया।
जिसको लेकर विजयनगर और बाहमनी राज्य के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा था। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बना। बुक्का प्रथम एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ तथा विद्या प्रेमी शासक था। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो उपाधि जरूर ध्यान रखें, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने धारण की। यह 3 समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 समुद्रों का अधिपति किसे कहा जाता है? तो बुक्का को कहा जाता है। हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम दोनों ने ही महाराजा अधिराज की उपाधि धारण नहीं की थी। ये ध्यान रखिएगा, महाराजा अधिराज की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। 1377 ईस्वी में हरिहर द्वितीय विजयनगर का शासक हुआ, जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। द्वितीय ने धारण की है, यहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो, पहले आप ध्यान से देख लीजिए। हरिहर प्रथम ने धारण नहीं किया, बुक्का प्रथम ने धारण नहीं किया, ये धारण करने वाले थे हरिहर द्वितीय, जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। साम्राज्य विस्तार क्रम में हरिहर द्वितीय ने विजयनगर का विस्तार मैसूर, कनारा, चिलगनपुर, त्रिचनापल्ली सहित संपूर्ण दक्षिण भारत तक कर लिया था। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, यद्यपि अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाता था। अपनी विद्वानता एवं विद्वानों को संरक्षण देने के कार्य हरिहर द्वितीय राजव्यास तथा राजवल्मीकि की उपाधि से विभूषित था। तो पहले हमने महाराजा अधिराज की उपाधि इसका देखा, फिर राजव्यास का, फिर राज वाल्मीकि का। तो ये सभी उपाधियां ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हरिहर द्वितीय का सेनापति इरुगाथा जैन था। इसने नानार्थ रत्नमाला नामक पुस्तक की रचना की। 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम विजयनगर का शासक हुआ। देवराय प्रथम के समय आंध्र में कोडविड के शासक ने विद्रोह कर दिया और बाहमनियों के साथ मिल गया। देवराय प्रथम का संघर्ष बाहमनी शासक फिरोज शाह बाहमनी के साथ हुआ। देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर एक नहर शहर तक लाया, जिससे शहर में पानी की कमी पूरी की जा सके। साथ ही साथ देवराय प्रथम ने सिंचाई के लिए हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि देवराय प्रथम के क्रियाकलापों से राजस्व में 35,000 पेरदाओं की वृद्धि हुई। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके समय में, यानी देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी ने यात्रा की थी। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि देवराय प्रथम के समय कौन इटली यात्री या इतालवी यात्री आया था? तो निकोलो कॉन्टी आया था। फरिश्ता भी कहता है कि बाहमनी वंश के राजकुमार सिर्फ दिलेरी के बल पर अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए हैं, अन्यथा शक्ति, समृद्धि और क्षेत्रफल में विजयनगर के राजा उनसे कहीं बढ़कर अपना स्थान रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। 16वीं सदी के पुर्तगाली यात्री नूनुज के अनुसार देवराय प्रथम ने गोवा, चोल, दाभोल, लंका, कोरोमंडल पर अधिकार कर लिया। 1422 में देवराय द्वितीय विजयनगर का शासक बना, जो संगम वंश का महानतम शासक था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में केरल सहित अधिकांश दक्षिण भारत को विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती करना प्रारंभ किया। तो इस पर क्वेश्चन बनता है, मुसलमानों की भर्ती का प्रारंभ किस विजयनगर शासक ने किया? तो देवराय द्वितीय ने किया था।
इन मुसलमान सैनिकों को जागीर दी गई तथा उन्हें मस्जिद बनाने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई। देवराय द्वितीय विद्या का महान संरक्षक था प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ उसके दरबार में था। तो कौन थे? श्रीनाथ। देवराय द्वितीय ने संस्कृत नाटक, महानाटक, शुद्धि निधि तथा बृहसूत्र का टीका लिखा। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, जो विजयनगर साम्राज्य एवं शासक की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। अब्दुल रज्जाक कहता है, विजयनगर राज्य में 300 बंदरगाह थे। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराज अथवा इमाडी देवराज भी कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है प्रौढ़ देवराज और इमाडी देवराज। सन 1446 में मल्लिका अर्जुन संगम वंश का शासक हुआ, जिसके समय में बाहमनी सुल्तान एवं उड़ीसा के हिंदू शासक द्वारा आक्रमण किया गया। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ, जिसके समय प्रांतों में विद्रोह हो गया और बाहमनी सुल्तान कृष्णा एवं तुंगभद्र के बीच में दोआब तक आ गया तथा उड़ीसा का शासक पुरुषोत्तम गजपति दक्षिण में तिरुवन्नमलम तक बढ़ गया और यहाँ से शुरू हो रहा है सालुव वंश। फ्रेंड्स, जो ये स्टडी मैं करा रही हूँ, आप देख रहे होंगे इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप कोई भी हिस्ट्री का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपने इसकी स्टडी की है तो 60-70% इसमें से आपका ज़रूर आएगा, क्योंकि इसमें जितने ऑब्जेक्टिव में आदमी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है उतने फैक्ट्स इसमें हो जाते हैं, जिसकी वजह से ही मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ कराना शुरू किया है। तो इसमें आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर स्टडी करिए, और बुक से स्टडी करना है तो आप बुक से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सके वो सभी इसमें मैं इंक्लूड कर दूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सालू वंश, जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा था। संगम वंशीय अयोग शासक विरूपाक्ष द्वितीय को उसके चंद्रगिरी प्रांत के गवर्नर नरसिंह सालू ने प्रथम बालपहार द्वारा सिंहासन से निर्वासित कर दिया तथा स्वयं सिंहासन होकर विजयनगर में सालू वंश की स्थापना की। और सालू वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक आते हैं, एक बार वो लिस्ट हम देख लेते हैं। तो सालू वंश में जो आते हैं वो आ जाएंगे 1485 से 1505 तक इनका शासन रहा, और सालू नरसिंह और उसके बाद इमाडी नरसिंह बैठे। तो सालू नरसिंह का जो शासनकाल रहा है वो है 1485 से 1490 के मध्य का काल, और इमाडी नरसिंह बैठे हैं 1490 से 1505 तक। उसके बाद शासन बदल जाता है, तालु वंश आ जाता है। नरसिंह सालू, जो कि 1485 से 1490 तक शासन किया था, को जनता का विश्वास प्राप्त था। अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में इसने विद्रोही प्रांतों का दमन किया तथा पुनः उन्हें विजयनगर की सीमा में लाया। यद्यपि रायचूर दोआब बाहमनी के नियंत्रण में ही रहा। सालू नरसिंह ने विजयनगर की सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन एवं प्रोत्साहन दिया था। 1490 ईस्वी में सालू नरसिंह की मृत्यु हो जाने पर उसका अल्पवयस्क पुत्र इमाडी नरसिंह शासक बना तथा उसका संरक्षक नरसा नायक बना, जो सालू वंश का सेना नायक था। इस दौरान नरसा नायक ने बीदर के कासिम बरीद से मिलकर रायचूर दोआब पर पुनः विजयनगर का अधिकार स्थापित किया। ऐसा कहा जाता है कि 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने अपने राजा इमाडी नरसिंह की हत्या करवा दी एवं स्वयं शासक बन गया था। इसके पूर्व उसके वयस्क होने पर उसे नायक ने पेनु कोंडा
के किले में नज़रबंद कर लिया था। और यहाँ से शुरू हो जाता है तालु वंश का, लेकिन तालु वंश की स्टडी हम आज नहीं करेंगे, तालु वंश की स्टडी हम कल करेंगे। तो और ये आप इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेलिस्ट। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और अपनी पसंद के इसमें से वीडियोस देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।